Welcome to our channel Hashmi Clinics. अच्छा, तो कभी ऐसी दवा के बारे में सोचा है जो एक ही वक्त में शदीद तूफान भी हो और मुकम्मल सुकून भी? आज हम होम्योपैथी की एक ऐसी ही बहुत दिलचस्प दवा एथुसा सिनपियम यानी फूल्स पार्सली की दुनिया में गहराई तक उतरेंगे। इस दवा की सबसे खास बात ही यही है कि इसमें दो बिल्कुल उलट कैफियतें एक साथ नजर आती हैं। एक तरफ शदीद तरीन हमला और दूसरी तरफ मुकम्मल बेबसी। एथुसा की पूरी कहानी, इसकी रूह बस इन दो इंतहाओं में छुपी है। जरा देखिए, एक तरफ है जबरदस्त शिद्दत यानी धमाकेदार कै, शदीद तरीन झटके और खौफनाक हज़ियान, और फिर पलक झपकती ही तस्वीर का दूसरा रुख, मुकम्मल निढाली यानी शदीद कमजोरी, मौत जैसी गहरी नींद और जिस्म का बिल्कुल ही ढेर हो जाना। तो यहाँ सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल यही पैदा होता है कि आखिर ये है क्या? एक ही दवा में ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाएं एक साथ कैसे हो सकती हैं? और उससे भी अहम बात, एक मरीज में शिद्दत और निढाली का ये मिलाप हमें कैसे नजर आएगा, और बतौर होम्योपैथ हम इसे पहचानेंगे कैसे? चलें इसी सवाल का जवाब तलाश करते हैं। अब हम मिलकर इस मरीज की एक वाज़ेह तस्वीर बनाएंगे जिसे एथुसा की ज़रूरत होती है, और शुरुआत उन पक्की निशानियों से करेंगे जो इस दवा की पहचान है। अब जो ये चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये एथुसा की सबसे खास, सबसे नुमाया निशानियों में से एक है। चेहरे पर एक ऐसी अलामत जो इस दवा के लिए इतनी पक्की है कि उसे देखते ही जहन में फौरन एथुसा का नाम आ जाता है। उसे कहते हैं लीनिया नज़ेलिस। इसमें चेहरे पर शदीद परेशानी और दर्द का तासुर होता है, और नाक के नतनों से लेकर मुंह के कोनों तक एक वाज़ेह लकीर बन जाती है। सिर्फ लीनिया नाज़िलिस ही नहीं, कुछ और भी बहुत अहम अलामात हैं जो एथुसा की तस्वीर को मुकम्मल करती हैं। जरा तसव्वुर करें एक ऐसे मरीज का जो कमजोरी की वजह से अपना सर सीधा नहीं रख पाता, जिसे बिल्कुल प्यासी नहीं लगती, जिसकी नाक की नोक पर दाने निकल आते हैं और चेहरे पर हर वक्त एक बेचैनी और दर्द भरा तासुर रहता है। तो ये तो हुई जिस्मानी कमजोरी की बात, लेकिन एथुसा की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये कमजोरी इसके जहन पर भी वैसा ही गहरा असर डालती है, और शायद यही वजह है कि इस दवा का आम नाम फूल्स पार्सले यानी अहमकों की अजमूद है। और ये नाम बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये सीधा उसकी सबसे बड़ी जहनी अलामत की तरफ इशारा करता है, यानी सोचने या किसी भी चीज़ पर तवज्जो देने की सलाहियत का ख़त्म हो जाना, जिसे हम आम ज़बान में ब्रेन फॉग भी कहते हैं। ये नाम पौधे के जहरीले असरात और उसके होम्योपैथिक इस्तेमाल के दरमियान एक ज़बरदस्त ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। इस हवाले से डॉक्टर J.H. क्लार्क का एक बहुत मशहूर वाक़या है। ये एथुसा के क्लासिक इस्तेमाल यानी एग्जामिनेशन फंक को बेहतरीन तरीके से समझाता है। ये वो जहनी थकावट की हालत है जो इम्तिहानों के दौरान ज़्यादा पढ़ाई से हो जाती है। ये केस बताता है कि एथुसा उन तुलवा के लिए कितनी कारामद साबित हो सकती है जो जहनी दबाव की वजह से पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन बात सिर्फ जहनी थकावट तक नहीं रहती। अगर हालत बिगड़ जाए तो ये जहनी उलझन एक खौफनाक हज़ियान और शदीद बेचैनी में बदल जाती है। तसव्वुर करें एक ऐसा मरीज जिसे हर तरफ बिल्लियां और कुत्ते नजर आ रहे हैं, जो बिस्तर से या खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश कर रहा है। कभी वो बिल्कुल बेवकूफ़ों जैसी हरकतें करता है, तो कभी शदीद गुस्से में आ जाता है, और हर वक्त एक शदीद कर्ब और चीखो पुकार में मुब्तला रहता है। अच्छा, जहनी अलामात से अब आते हैं जिस्मानी अलामात की तरफ, जहां एथुसा का शिद्दत वाला पहलू सबसे ज़्यादा खुलकर सामने आता है, ख़ास तौर पर मेदे और निज़ाम इन्हिज़ाम में। अगर एथुसा की सिर्फ और सिर्फ एक जिस्मानी अलामत याद रखनी हो तो वो क्या होगी? वो है दूध को किसी भी शक्ल में बर्दाश्त ना कर पाना, दूध का मुकम्मल तौर पर नाकाबिले हज़म होना। ये इसकी सबसे बड़ी, सबसे अहम और सबसे पक्की निशानी है। और ये सिर्फ दूध ना हज़म होना नहीं है, इसका एक पूरा साइकिल है, एक ख़ास पैटर्न है जो ख़ास तौर पर छोटे बच्चों में नज़र आता है। सोचें, एक बच्चा दूध पीता है और फिर फौरन ही बड़े बड़े दही जैसे लोथड़ों की शक्ल में एक धमाकेदार कै करता है। उसके बाद वो शदीद कमजोरी और थकन की वजह से मौत जैसी गहरी नींद सो जाता है, और जब जागता है तो फिर से भूखा होता है, और ये खौफनाक चक्कर दोबारा शुरू हो जाता है। एथुसा की ये जो शिद्दत है ना, ये सिर्फ मेदे तक नहीं रहती, ये आसाबी निज़ाम पर भी हमला करती है, और इससे एक बहुत ही ख़ास किस्म के झटके या तशुन्नच पैदा होते हैं। और इसकी सबसे ख़ास बात, आंखें नीचे की तरफ घूम जाती हैं। ये एक बहुत ही नायाब और अहम अलामत है। इसके साथ साथ अंगूठे मुट्ठी में भंचे होते हैं, चेहरा सुर्ख हो जाता है, पुतलियां फैल जाती हैं, मुंह से झाग निकलती है और जबड़े जुड़ जाते हैं।
तो अब जबकि हमारे जहन में एथूजा की एक तफसीली तस्वीर बन गई है, तो अब वक्त है कि इस सारी मालूमात को अमली तौर पर देखें। मतलब ये कि अपनी प्रैक्टिस में इसे कैसे इस्तेमाल करना है, और इससे भी अहम, एथूजा को इससे मिलती जुलती दूसरी दवाओं से अलग कैसे करना है। जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी दवा की तस्दीक के लिए मोडालिटीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ज़रा गौर करें, एथ्यूज़ा के मरीज़ की तकलीफ़ें दूध से, गर्मियों के मौसम में और ख़ास तौर पर सुबह 3 से 4 बजे के दरमियान बढ़ जाती हैं। कै या पखाने के बाद भी हालत ख़राब होती है। इसके बरक्स खुली हवा में रहने से, बातचीत करने से और आराम करने से उसे सुकून मिलता है। अच्छा, अब आते हैं तकाबुल पर, जो कि बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर जब दूध हज़म न होने की बात हो तो बहुत सी दवाएं जहन में आती हैं। तो एथूसा को बाकियों से अलग कैसे करें, ये टेबल देखें। एथूसा का बच्चा परेशान हाल और दर्द में मुब्तला लगता है, जबकि एंटीमोनियम क्रूडम का बच्चा गुस्सीला और चिड़चिड़ा होता है, जिसे कोई हाथ भी न लगाए। इसी तरह कैलकेरिया काप का बच्चा मोटा ताज़ा थल-थल और सर पर पसीने में शराबूर होता है, जबकि एथूसा का बच्चा कमज़ोर और निढाल होता है। ये बयान बहुत गहरा है। ये हमें याद दिलाता है कि बच्चों के हैज़े यानी कॉलरा इन्फेंटम जैसी जानलेवा हालतों में एथ्यूसा कितनी अहम दवा साबित हो सकती है। जब एक ऐसा मरीज सामने हो जिसके चेहरे पर शुरू से ही मौत के आसार नजर आ रहे हों और इसमें एथ्यूसा की खास अलामतें भी मौजूद हों, तो ये दवा वाकई जिंदगी बचा सकती है। तो बस अगली बार जब क्लिनिक में कोई ऐसा केस आए जिसमें इंतहाई शिद्दत और फिर अचानक मुकम्मल निढाली का ये अजीब इम्तिजाज नजर आए, तो एक लम्हे के लिए रुककर जरूर सोचें, क्या इसका जवाब इस फूल्स पार्सली में छुपा हो सकता है। एथूसा सिनपियम अपनी इस गहरी दोगली फितरत के साथ हमें याद दिलाती है कि होम्योपैथी में बज़ाहिर मुतज़ाद चीज़ों में भी एक गहरा ताल्लुक मौजूद होता है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती और ताकत है। Professor Dr. Rafat Hashmi is a distinguished homeopathic physician, educator, and researcher with over 4 decades of clinical and teaching experience. He is widely respected for his deep command of materia medica, repertory, and constitutional prescribing, combined with a practical, patient-centered approach. Dr. Hashmi has dedicated his career to training generations of homeopathic doctors, blending classical principles with modern clinical insight. He is also known for his innovative work in digital homeopathy, developing educational content, clinical tools, and AI-assisted systems to enhance remedy selection and case analysis. With a strong commitment to ethical practice and lifelong learning, Professor Dr. Rafat Hashmi continues to guide, inspire, and elevate the standards of homeopathic education and patient care.